TVF जो वो इनिशियल फेज था यूट्यूब पे, उसी को मैं एक्टिंग स्कूल बोलूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, इंजीनियर्स एक्टर्स क्यों बनते हैं? हिंदी मीडियम से मैंने IIT JEE क्रैक किया था और वहाँ पे पहुँचते ही पहली बार मैंने इंग्लिश बुक्स देखी थी अपनी लाइफ में। फिर वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, देन एक्टिंग स्कूल में? हाँ, एक्टिंग स्कूल में ट्राई किया। आई थिंक परमानेंट रूममेट्स ऑफ द फर्स्ट वेब शो ऑफ द कंट्री। जब तुम खुद कॉन्फिडेंट होते हो तो आसपास वाले अपने आप तुम्हें सपोर्ट करने लग जाते। सैटरडे संडेज में पढ़ाता था मैं, यहाँ पे IIT JEE के बच्चों को पढ़ाने जाता था। किसी एक दोस्त ने मुझे बोला था कि जब तक प्लान भी नहीं छोड़ेगा तब तक तो प्लान A में बहुत ज्यादा एफर्ट डालेगा। आई रिजेक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स पोस्ट पिक्चर्स, और उनमें से काफी चीजें हिट भी हुई। टर्निंग पॉइंट क्या था? पंचायत में सुनता हूँ तो वो ऐसा था कि हाँ, ये मैं करने आया। पहला एपिसोड देखा और उधर से नीना मैम का टेक्स्ट आया कि ये तो बहुत स्लो है, ये तो कौन देखेगा। देन नीना मैम ने उनको डांटा कि अरे यार, पहले सीजन में हम 45-47 डिग्री में ठंड शूट कर रहे थे। गजराज जी का एक मैसेज आया कि बहुत ही अच्छा शो है। हाउ इज OTT इवॉल्व इन इंडिया? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम अच्छे सवाल करते हैं। OTT के पास नंबर्स पहुंचते हैं कि कब किसने पॉज की, कब किसने मूवी बंद की, कितने में बंद की। तो उस हिसाब से वो लोग एक बाइबल तैयार करते हैं कि फिल्में किस तरीके से वर्क करती है ऑन OTT। और फिर वो सारे इंस्ट्रक्शन आने लगते हैं मेकर को। जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो काफी सारे लोग बड़े स्टार्स बने हैं। वायरल हुआ है तो कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे शो। जीतू भैया, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑफिस में आपके बड़े फैंस हैं एंड सब वेट कर रहे थे कि जीतू भैया कब आएंगे। हाँ, सब आ गया हूँ। आ गया। मिल लूंगा मैं सबसे। अच्छा, एक बात बताइए, इंजीनियर्स एक्टर्स क्यों बनते हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। जैसे मैंने पहले इंजीनियरिंग स्टार्ट की, फिर मुझे एक्टर बनना था, सेम ट्रैजेक्टरी। क्यों? ऐसी क्या बात है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में? इसका जवाब बहुत ही आसान है। आई थिंक बेरोजगारी ज़्यादा है इस देश में, और आई थिंक हम लोग इंजीनियर्स, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने सारे इंजीनियरिंग जॉब्स ही नहीं है। तो उनको किसी ना किसी दूसरे फील्ड में ट्राई करना ही पड़ेगा, चाहे वो एक्टिंग हो या फिर कुछ MBAs हों या फिर IAS बनना हो। तो वो सारी चीज़ों में ही वो लोग जाते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स इतने सारे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ इंजीनियरिंग फील्ड में कम है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। मेरा भी रीज़न वही था कि हाँ, आई थिंक जॉब वॉब नहीं लगी थी, तो किसी ने बोला कि हाँ कर लो ट्राई, तो मैं आ गया। बस ट्राई कर लिया और आ गए। हाँ, ऐसा ही था। क्योंकि वो था कि डिग्री हाथ में है, तो जॉब अगर 2-3 साल ट्राई करोगे नहीं कुछ होता है तो फिर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो वो एक सिक्योरिटी थी, तो उस वजह से आ गए, और फिर नाउ रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन आपके फैमिली में इंजीनियर ज़्यादा है? हाँ, सभी लोग इंजीनियर, सभी लोग इंजीनियर्स हैं। तो ये डिसीजन कैसे लिया? क्योंकि पोल्स अपार्ट, करियर डायरेक्शन पोल अपार्ट है। आई थिंक ये कॉलेज में ही हुआ। कॉलेज में बहुत सारे प्लेस होते थे, और आई थिंक मुझे वहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही थी इंग्लिश और हिंदी की। अच्छा। तो मैं हिंदी मीडियम से मैंने IIT JEE क्रैक किया था, और वहाँ पे पहुँचते ही पहली बार मैंने इंग्लिश बुक्स देखी थी अपनी लाइफ में। तो वो पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे काइंड ऑफ लाइक 1-2 वीक मैंने ट्राई किया कि मुझे समझ में आ जाए इंग्लिश, और जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो समझ में आ जाए, बट वो नहीं आई। मैंने 1-2 वीक ट्राई किया, फिर समहाउ किसी ने बोला कि अच्छा उधर प्लेस हो रहे हैं तो तू एक बार वहाँ पे ट्राई कर ले। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मेरा ऑडिशन हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया, तो वहाँ पे मज़ा आने लगा। सो प्लेस वाली जो जर्नी है, कॉलेज में जो प्लेस होते हैं, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रही। वहाँ पे दोस्त बने, अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बने, तो पूरे टाइम प्लेस में ही लगे रहते थे। एंड देन लाइक जब मैं 3rd ईयर 4th ईयर में था, तो मैंने एक प्ले किया था, और वो काफ़ी ट्रैवल किया, लाइक अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग फेस्ट में, और वो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। हाँ। अलग अलग, तो उसने काफ़ी ऐसा कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, मतलब प्रोफेशनली भी ट्राई कर सकते हैं। और वहाँ पे मेरे एक सीनियर फ्रेंड थे, वो वहाँ पे खुद से प्लेज लिख के डायरेक्ट करते थे, वैसे वाला था उनका। तो मैं उनसे मिला, तो फिर उनके साथ मैंने प्लेस करने शुरू किए, जो कि काफ़ी कंटेम्प्रेरी होते थे। उससे पहले जो प्लेस हम करते थे वो बहुत मतलब पुराने प्ले राइट के मतलब ऑलरेडी किए हुए, मतलब 20-25 साल पुरानी स्क्रिप्ट्स होती थी, उनको हम लोग अपनी तरीके से अडेप्ट करके करते थे। बट वो सीनियर वो कुछ बहुत ही कंटेम्प्रेरी लिख रहे थे, जो आज के ज़माने के जो इशूज़ हैं और वो सारी चीज़ें, एकदम ही नई वॉइस थी वो। तो वो लोगों को, मतलब जो कॉलेज की जो ऑडियंस थी उनको बहुत मज़ा आ रहा था, तो वो करने में आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, तो मज़ा आने लगा। एंड देन ही सेड कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं राइटर बनूंगा, और वहाँ पे TVF करके एक चीज़ है, तो मैं वहाँ पे राइटर बनने जा रहा हूँ, तो तू भी चल ले, तू एक्टिंग कर लेना। देन
सो विश्वपति सरकार जिन्होंने मतलब TVF के जो इनिशियल सारे स्केचेस हैं वो सब लिखे हैं, पिक्चर्स उन्होंने लिखा है, परमानेंट रूममेट्स उन्होंने लिखा है, अभी काला पानी, जादूगर, सो ऑल दीज शोज एंड फिल्म्स उन्होंने लिखी हैं और मैं उन सब का पार्ट रहा हूँ somehow। somehow नहीं, बट डिज़ाइन ही होगा। लेकिन फैमिली को कैसे बताया कि मैं इंजीनियरिंग एक्चुअली नहीं चल रही? मैंने सबसे पहले अपने सडनली मैंने बहुत सारी फिल्में दिखाना चालू कर दिया था अपने जो सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं उनको, और सडनली उनको बता दिया कि मेरा इंटरेस्ट इधर है। तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उन्हीं के थ्रू मैंने बताया कि मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया, आप जाके बोलो मम्मी पापा को बोलो। तो आई थिंक उन्होंने, जो मेरे कज़न ब्रदर्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने बोला कि हाँ जाने दो, ट्राई कर लेने दो, IIT की डिग्री तो है ही, तो हो जाएगा कुछ। तो हाँ फाइनली 3-4 दिन लगे उनको मनाने में, फिर फाइनली वो मान गए कि हाँ ठीक है। फिर उन्होंने यही पूछा कि हाँ कितने साल लगेंगे तो तू बता दे। तो बेसिकली हुआ ये था कि मैं कॉलेज के डायरेक्ट बाद मुंबई आ गया था और मैं यहाँ 3 महीने मैंने TVF में वीडियोस वगैरह, स्केचेस वगैरह शूट किए, जो जिनका उतना अच्छा रिस्पांस आया नहीं। तो उस वजह से मैं छोड़ के बैंगलोर चला गया। फिर मैंने प्रॉपर जॉब की 9-10 महीने, और फिर वहाँ मैंने डिसाइड किया कि ये इंजीनियरिंग वाली जॉब तो नहीं हो पाएगी। तो कौन सी जॉब थी? वो प्रॉपर इंजीनियरिंग जॉब थी। वो करके मैंने डिसाइड किया कि ये डिफ़िकल्ट काम है। इसके लिए जो मैंने 4 साल वेस्ट किए पढ़ाई में वो नहीं करने चाहिए थे। तो अगर मैं वहाँ पढ़ा होता तो शायद मैं ये जॉब कर पाता, बट वो काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब थी। जो प्रॉपर इंजीनियरिंग वाली जॉब थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती। तो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग स्कूल्स ज्वाइन करने का ट्राई करता हूँ, पहले एक्टिंग सीखता हूँ और फिर मैं मुंबई जाऊँगा। सो वो ट्राई किया, फिर वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। देन एक्टिंग स्कूल में, हाँ एक्टिंग स्कूल में ट्राई किया। तब तक आई थिंक यूट्यूब काफ़ी ग्रो कर गया था, स्केचेस बनने लग गए थे। करेक्ट। तो वापस जब मैं ब्रीफली तो स्कूल के लिए कुछ वो लोग देते हैं तैयार करने के लिए कंटेंट, कि ये आपको तैयार करके आना है, रेडी करके आना है, तो वो वहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें एक तरह का ऑडिशन होता है वो। तो वो जब चीज़ें मैं तैयारी करने के लिए यहाँ पे आया था 1-1.5 महीना टाइप्स, तो मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें शूट कर ली थी। यहाँ पे 2-3 वीडियोज़ और स्केचेस शूट कर लिए थे। तो वहाँ पे नहीं हुआ, तो वो वीडियोज़ यहाँ पे रिलीज़ हुए, तो वो अच्छा वर्क कर गए और वो लोगों को पसंद आने लगे। सो समहाउ फिर इधर ही मैं आ गया। तो लेकिन फॉर्मली एक्टिंग स्कूल कभी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। आई थिंक इट्स TVF जो वो इनिशियल फेज था यूट्यूब पे, वो उसी को मैं एक्टिंग स्कूल बोलूँगा, क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट था। मतलब वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, सिमिलर टू जो थिएटर वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना, कि तुम परफॉर्म करते हो और तुम्हें इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो यूट्यूब भी सिमिलर था, क्योंकि हम लोग 6-7 दिन में कोई स्क्रिप्ट लिख लेते, 1 दिन में शूट करके 2 दिन में एडिट करके डाल देते थे। तो 10 दिन में तुम्हारा वीडियो आ जाता था और उसका रिस्पॉन्स इमीडिएटली मिलता था, और रिटर्न में मिलता था कि हाँ ये अच्छा लगा, वो अच्छा नहीं लगा, ये बात अच्छी लगी, ये डायलॉग बहुत अच्छा था, वो वाला एक्सप्रेशन अच्छा लगा। तो बहुत ही इमीडिएटली तुम्हें रिस्पॉन्स मिलता था। तो वो एक तरह का स्कूल था कि हाँ, कि क्या पसंद आ रहा है लोगों को, क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या और बेटर करना चाहिए। तो आई थिंक वो जो फेज़ था 7-8 साल का, उसी को मैं स्कूल बोलता हूँ। लेकिन वो 7-8 साल जो आप बात कर रहे हो, उसमें अनसर्टेनिटी भी बहुत थी, क्योंकि यू डोंट नो राइट कि चल जाएगा नहीं चल जाएगा, होगा नहीं होगा। तो उस वक्त आपका माइंडसेट क्या था कि यही करना है? आपने डिसाइड कर लिया था कि यू वर स्टिल गोइंग विद द फ्लो, कि देखते हैं? आई थिंक जो मेरे सीनियर्स थे, जो ऑलरेडी लिख रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग थे, वो लोग काफ़ी श्योर थे कि जो यूट्यूब वाले स्केचेस हैं इनकी अच्छी लाइफ टाइम होने वाला है और इससे हम लोग पैसे भी कमाएंगे। सो वो लोग काफ़ी श्योर थे, बट मैं काफ़ी रेस्टलेस रहता था। तो मैं उनको पुश करता रहता था कि कब हम लॉन्ग फॉर्मेट हम लोग कब करेंगे, और मतलब बड़े सीरीज़, बड़ी कहानियाँ हम कब बोलना चालू करेंगे। और वो मैं बहुत रेस्टलेस रहता था, मैं काफ़ी पुश करता था उनको कि कब ये हम, क्योंकि हम लोग बहुत स्पूफी चीज़ें करते थे, बहुत ट्रेंडी चीज़ें करते थे, जो उसी टाइम के लिए मतलब ट्रेंडी होती थी या रेलेवेंट होती थी। बहुत ब्रीफली कि अगर कोई पॉलिटिकल मुद्दा है तो उस पर हमने किया, वो 10-15 दिन तक रेलेवेंट रहता था। उसके बाद कुछ नया मुद्दा आ जाता था, फिर उस पर वीडियो बनाते थे, फिर वो 10-15 दिन, तो ज़्यादा मतलब लॉन्जेविटी नहीं थी उन चीज़ों की। पर वो लोग काफ़ी श्योर थे कि इससे हम लोग काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और काफ़ी एक लंबा टाइम निकाल सकते हैं। देन जब अच्छा मौका आएगा, जब हम लोग इनफ एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि कैसे लॉन्ग फॉर्मेट लिखते हैं और कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं लॉन्ग फॉर्मेट वाली, वो जब पूरा एक्सपीरियंस आ जाएगा तब हम बनाएंगे। बट समहाउ मैं उन्हीं को पुश करता रहता था कि हमें जल्द से जल्द करना चाहिए। एंड बहुत ही करेक्ट टाइम पे जब वो पहला लॉन्ग फॉर्मेट आया तो थोड़ी श्योरिटी आई
जो वो पहला लॉन्ग फॉर्मेट जब चला, आई थिंक परमानेंट रूममेट्स और द फर्स्ट वेब शो ऑफ द कंट्री, और वो बहुत बड़ा हिट हुआ, तो एक वो आया कि हाँ कॉन्फिडेंस आया कि ये चीज़ें भी चल सकती हैं यूट्यूब पे, अगर आप फिल्म भी बनाओगे या एक सीरीज़ बनाने जाओगे तो वो वर्क कर सकती है, और उससे हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ें टिक हुई तो श्योरिटी काफ़ी बढ़ गई, और उससे वो हिट हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर घर का और सोसाइटी का ही होता है ना कि अरे क्या कर रहा है लड़का, क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो जब वो चीज़ हिट हुई और वो जो ऑडियंस के लिए वर्क की, तो कहीं ना कहीं उनके कानों में अपने आप पड़ती थी ना कि अरे परमानेंट रूममेट्स आया है, उसमें जीतू ने एक्टिंग की है और वो बहुत अच्छा एपिसोड है, तो उनको फिर वो लोग थोड़े चिल हो जाते थे, तो वो प्रेशर यहाँ पे नहीं आता था। लेकिन जो रेस्टलेसनेस की बात हो रही थी वो किस चीज़ से थी? फैमिली से कि खुद से कि कुछ करना है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हम अच्छे सवाल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइक कुछ तो पता होता है ना इंसान को कि ये मेरा फील्ड है या मैं कर लूँगा। जैसे मैं अपने सीनियर की बात करूँ जो मुझे यहाँ पे लेके आए, वो कहीं ना कहीं श्योर थे कि वो उनको राइटिंग में मज़ा आता है, बाकी देख लेंगे। एक चीज़ श्योर थी कि राइटिंग में मज़ा आता है, अब कुछ और सोचना नहीं है, मज़ा आता है तो करते हैं, पैसे कमाए तो ठीक, नहीं कमाए तो ठीक, मतलब तो मेरे को कुछ भी श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि तू चले जा तो मैं चलेगा। ठीक है, तुमने इंजीनियरिंग कर रखी है, तुमको इंजीनियरिंग नहीं आती है, तो ये भी क्लियर हो गया वो 9-10 महीने की जॉब में, तो इतनी ज़्यादा अनश्योरिटी की लाइफ में करोगे क्या? अच्छा, ये 9-10 महीने की जॉब छोड़ दी कि छोड़ने को? छोड़ी, मतलब और काफ़ी गंदी तरह छोड़ी। लड़ाई वड़ाई करके छोड़ी। क्यों? प्लीज़ इस बारे में बात करते हैं। हाँ, इस बारे में बात करते हैं। तो एक जापानीज़ कंपनी थी, और जापानीज़ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो कि अच्छी बात है, काम को लेके बहुत वर्कहॉलिक होते हैं वो लोग। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक काम करते हैं, मतलब बिना रुके। मैं उस टाइम पे इंटीरियर कर रहा था, मतलब मैं वहाँ पे ऑफिसेज बन रहे थे, बट वहाँ की जो पूरा जो वर्कर्स थे वो इंडियंस थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो सब इंडियंस थे, तो उनको अपने हिसाब से काम करने की आदत है, और जापानीज़ को एकदम परफेक्ट चाहिए। बीच में थे हम इंडियन इंजीनियर्स जिनको ये काम उनके हिसाब से करवा के देना था। मैं देखता कि हाँ सब सही है यार मैं चले जाता। फिर मेरे बॉस जो जापानीज़ बॉस हैं वो जाते और वो बोलते कि, और वो आके ऑफिस में मेरे ऊपर चिल्लाते कि ये क्या, और फोटोज़ खींच के लाते हो कि ये क्या है। मैंने बोला यार ये हो गया ये अभी नहीं दिखा। तो बहुत ही लाइक एक mm का जो डिफरेंस था वो लोग, तो वो बहुत ही वर्क कल्चर वाइज ही हम लोग बहुत अलग हैं। अगर हमको कोई स्ट्रेट लाइन मेजर करनी है तो हम लोग एक धागे से करते हैं, ठीक है, धागे से किया तो उससे 1 mm धागे और नील जो होती थी पहले, उससे हम एक मारते हैं तो उससे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो उसके हिसाब से अपन काम करते हैं। इंडियन लेबर और इंडियन वर्कर्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स उस हिसाब से काम करते हैं। उनके पास लेज़र मशीन थी तो उससे एक लेज़र निकलती थी और वो बताती थी कि कितना mm का डिफरेंस है, और लेज़र लाइट एकदम स्ट्रेट होती थी, क्रिस्प पतली, और तो पता चलता था कितना डिफरेंस है। तो वो मशीन लेके जाते थे, यहाँ पे काम धागों से हो रहा है, तो उनसे मेरी काफ़ी, तो एक हद तक मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स को समझाने की कोशिश करी कि भाई यार कर दो। उन्होंने बोला कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ±5 mm तो चलेगा, अब ये तुम समझाओ, अपने बॉस को समझाओ, वो लोग समझने वाले नहीं। तो फाइनली आई थिंक मैंने कुछ गालियाँ वालियाँ दी और मैंने अपना, उनको समझ भी नहीं आता, ठीक है, तो मैंने अपना कैब वैब छोड़ के मैं भागा। बट देन आई रियलाइज़ कि मैंने क्या किया है। देन मैंने अपने कलीग को फ़ोन किया कि अरे वहाँ पे क्या सीन है, मतलब क्या हुआ, तो मतलब कुछ नहीं, उनको समझ में नहीं आया तो चिल मार। बट हाँ, नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, और मैंने पेपर्स डाल दिए थे नेक्स्ट डे। तो ऐसा हुआ। गुड स्टोरी। तो बिल्कुल ही अनश्योर कि ना, मतलब एक्टिंग तुमने कभी की नहीं है, किसी को जानते नहीं हो, कुछ आइडिया नहीं है, फिल्में कैसे बनती है। हाँ, इंजीनियरिंग भी जो तुमने पढ़ाई की है 4 साल, इतनी मेहनत की, वो भी तुम्हें नहीं आता है, तो तुम करोगे क्या। तो मेजरली तो उसी का इशू था। जब तुम खुद कॉन्फिडेंट होते हो तो आसपास वाले अपने आप तुम्हें सपोर्ट करने लग जाते हैं, और वो मैंने देखा है विद टाइम। जो मतलब उसके बाद जब मैं थोड़ा श्योरिटी लेके आया कि हाँ मुझे एक्टर बनना है या इस तरह का काम करना है, तो अपने आप उनसे भी वो श्योरिटी, उनसे भी वो कॉन्फिडेंस मुझ में दिखने लगा, तो वो प्रेशर अपने आप हटता है। बट जब तुम ही श्योर नहीं हो तो लोग देख सकते हैं, तुमको देख सकते हैं कि हाँ तुम श्योर नहीं हो, तो वो प्रेशर आएगा कि कुछ और कर ले, ये कर ले, ये क्यों नहीं ट्राई करता, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाता, ये कर पॉलिटिक्स तो बहुत अलग अलग तरह के आइडियाज आते थे। तो वो पॉइंट कब आया जब डिसीजन हो गया कि अभी तो मैं एक्टर ही बनूंगा बस? आई थिंक हाँ, ये बेसिकली
2013 की बात है, जब मैं वापस मुंबई आया घर वालों को मना के, तो उन्होंने बोला था कितने साल तक रहने वाले हो। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ मतलब टाइम का नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने वो देखा है 3-4 महीने मैंने एक्टिंग करके देखा है, मुझे पता था कि टाइम तो लगने वाला है। इट्स नॉट कि अच्छा 3 साल में तुम कुछ क्रैक कर लोगे। तो मैंने बोला टाइम वाइम का मत, मुझे रिस्ट्रिक्ट मत करो, मुझे करने दो, और मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट मत करो, कमर्शियली भी सपोर्ट मत करो, मैं खुद से कुछ कर लूँगा। देन आई स्टार्टेड लाइक सैटरडे संडेज में पढ़ाता था, मैं यहाँ पे IIT JEE के बच्चों को पढ़ाने जाता था, तो उससे मेरा सारा खर्चा निकलता था। कैसे नहीं करते हाँ काइंड ऑफ। तो मैं बहुत ही रिलेक्टेंट टीचर था, बहुत ही रिलेक्टेंट एक्टर था, ऐसे मेरी लाइफ चल रही थी वो 3-4 साल। आई थिंक जब बड़े 2015 से बड़े फॉर्मेट वाली सीरीज़ और यूट्यूब सीरीज़ आना चालू हुई, तो वो जब हिट हुई तो एक श्योरिटी आई कि जो कंटेंट हम करने आए थे, क्योंकि हमको शायद एक्टिंग और फिल्म्स का शौक वही था क्योंकि हमने थिएटर में फिल्म्स देखी थी, तो हम लोग तो वो करने आए थे। बट यहाँ पे यूट्यूब हमारे लिए भी बहुत नया था कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरह का कंटेंट है, ये किस तरह का एंटरटेनमेंट मतलब मीडियम है। तो वो सारी चीज़ें श्योरिटी तब आई जब वो लॉन्ग फॉर्मेट भी वर्क करने लगा। तो आई थिंक 2015 के बाद और फिर मैंने जब वो जॉब छोड़ा पढ़ाने वाला कि अब ये छोड़ते हैं, फुल टाइम एक्टिंग में आते हैं, तो आई थिंक वो एक फेज़ था जिसमें मुझे थोड़ी सी श्योरिटी आई। लेकिन वो फेज़ क्या टफ था, क्योंकि फाइनेंशियली अगर इनकम एक तरह से बंद हो जाए तो वो भी अलग तरीके का प्रेशर होता है। हाँ, तो वहीं किसी एक दोस्त ने मुझे बोला था कि ये प्लान बी छोड़ दे, ठीक है, जब तक प्लान बी नहीं छोड़ेगा तब तक तो प्लान ए में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेगा नहीं। तो मुझे वो बहुत बात वो ऐसी बोली थी मजाक में कि छोड़ दे, वो पढ़ाना छोड़ दे और फुली फोकस कर एक्टिंग में, तो ही तू इसमें ज़्यादा ध्यान दे पाएगा, अदरवाइज़ तो तुझे लगेगा कि यार एक तरफ से खर्चा आ रहा है तो तू बहुत ईजी पीजी रहेगा, तो वो मत रहे। तो आई थिंक वो बात कहीं चुभ गई और फिर मैंने वो अपना जॉब छोड़ा। तो थी थोड़ी बहुत डर था, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस्ड हो गया एक्टिंग में और मैं ज़्यादा अग्रेसिवली काम ढूंढने लगा, तो उस तरह की चीज़ें हुई। और परमानेंट रूममेट्स का एक्सपीरियंस कैसे था? वो तो बहुत ही अच्छा टाइम था। आई थिंक हम लोग पहला लॉन्ग फॉर्मेट चीज़ें कर रहे थे और पहली बार कोई बड़ा उस पर स्पॉन्सर आया था जो इतने पैसे दे रहा था कि हम एक लॉन्ग फॉर्मेट चीज़ कर पाएँ, जो कि कम से कम, क्योंकि अभी तक हम लोग शूट करते थे 1-2 दिन का, तो इट वाज लाइक परमानेंट रूममेट जो सीज़न 1 था वो 20 डेज़ का शूट था, तो उसमें हम लोग 20-25 डेज़ का शूट था, तो वो सस्टेन करने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए पहली बार कोई बड़ा स्पॉन्सर आया, तो वो एक हमारे लिए बहुत ही रिच एक्सपीरियंस था। पहली बार सेट पे जो खाना था वो नूडल्स नहीं थे, वो प्रॉपर खाना था। तो हम तो वो सब खा के ही खुश थे। बाकी बहुत अच्छा था, क्योंकि जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, समीर, बिस्सो, जिनके साथ में आया था, उन लोगों ने लिखा था, वो लोग डायरेक्ट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा एक कंफर्ट स्पेस था कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, क्या स्टोरी होनी है। और तो वो एक जब इतना कंफर्ट आप फील करते हो तो अपनी बातें तुम कह पाते हो, तो वो दिखने को, अपना मज़ा तुम कर पाते हो सेट पे, तो वो दिखने को मिलता है और ऑडियंस भी फिर उतना एंजॉय करती है अगर तुमने बहुत मज़ा किया है सेट पे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था परमानेंट का। तो कुछ बिहाइंड द सीन्स मेमोरीज, हाँ, आई थिंक 4th जो एपिसोड था उसका पार्ट था मैं। तो 4th एपिसोड में जो मिक्की भैया थे, एंड तो ये बंदा आता है और इसने, ये जो मेरा जो कैरेक्टर था, उसने कभी लाइफ में सेक्स नहीं किया होता है, तो ये सवाल जवाब करता है कि करते कैसे। सो ही वाज वेरी कंफ्यूज ऑन हिज लाइक वेडिंग नाइट डे, एंड ही आस्क्ड क्वेश्चंस, वियर्ड क्वेश्चन टू मिकेश भैया। सो ये एक्चुअली असली घटना थी जो मुझसे किसी ने सवाल करे थे ऐसे कि अरे कैसे होता है क्या, तो एक्चुअली तुम्हारे पास इसके जवाब नहीं होते, तो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। उसको बहुत फनी तरीके से दिखाना वाज अ टास्क, कि कुछ भी हम लाइन क्रॉस ना करें, क्योंकि फैमिली अब तक, क्योंकि बहुत ही क्लीन हमारा कंटेंट चल रहा था, एंड 4th एपिसोड में हम ऐसी बातें करने वाले थे, तो वो सिचुएशन को डील करना ऑन पेपर और उसको एग्जीक्यूट करना बहुत फन था, क्योंकि जिस तरीके से लिखा हुआ था, जब वो परफॉर्म हो रहा था, तो मतलब जो क्रू था वो हंस के पागल हो रहा था। टर्निंग पॉइंट क्या था? कोटा फैक्ट्री, आई वुड से पिक्चर्स सीजन 1, वो बहुत वो एग्जैक्टली वो स्टोरी थी जिस तरह की स्टोरी हम बनाने वाले थे। देन हाँ, लाइक बिकॉज कोटा फैक्ट्री के बाद थोड़ा सा और बज़ क्रिएट हुआ, एंड आई थिंक वो पिक्चर्स के टाइम पे भी हो गया था, बट आई वॉज वेरी लाइक स्ट्रिक्ट कि मुझे किस तरह का कंटेंट करना है पोस्ट पिक्चर्स, तो आई रिजेक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स पोस्ट पिक्चर्स,
एंड और उनमें से काफ़ी चीज़ें हिट भी हुई, बड़ी हिट भी हुई। देन आई रियलाइज़ कि शायद मेरा जजमेंट गलत है तो मुझे थोड़ा ईजी होना पड़ेगा और ठीक तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब थोड़ा इंस्टिंक्टिवली जाना पड़ेगा, रादर कि बहुत ज़्यादा तुम उस पर सोच रहे हो और वो चीज़ें कर रहे हो। तो रादर गो कि अगर उस मोमेंट पे अगर तुम्हें सुनने में मज़ा आया तो नेक्स्ट डे जाके सोचो मत, तुरंत यस कर दो कि तो अगर, गट पे, गट इंस्टिंक्ट, हाँ। तो अगर तुम्हें उस टाइम पे जब नरेट हो रही है स्टोरी या फिर जब तुम पढ़ रहे हो स्क्रिप्ट, उस टाइम पे तुम्हें कैसा फील हो रहा है उस पे जाओ, रादर एक दिन और लो। एक दिन और लोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे और थॉट्स आएंगे कि अरे यार पता नहीं वहाँ कैसा होगा, पता नहीं वो सेट कैसा होगा, पता नहीं लोग कैसे होंगे, तुम वो सब सोचने लग जाते हो। तो फिर तुम शायद एक ऐसे डिसीजन की तरफ जा रहे होते जो तो गलत हो सकता है। तो वो हुआ पिक्चर्स के बाद। बट आई थिंक पोस्ट कोटा फैक्ट्री आई वाज मोर ईजियर एंड मतलब मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी अच्छी थी। लाइक उसी के इमीडिएटली बाद मुझे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मिल गई, चमन बार मिल गई, दोज वर गुड स्क्रिप्ट्स। तो उसके बाद हाँ मतलब फिल्म्स आ गई, देन पंचायत केम। सो वो बहुत 1 साल के अंदर ड्यूरेशन में ही हुआ ये सारा। लाइक कोटा फैक्ट्री, उसके बाद एक और शो था चीज़ केक, देन शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, देन पंचायत, देन चमन बार। सो 5-6 फिल्में और सीरीज़ एक साथ आई। तो वो आई थिंक कोविड वाला साल था। हाँ, कोविड 2020 वो टर्निंग पॉइंट था। लाइफ कैसे चेंज हुई फिर? हाँ, पर्सनल लाइफ ज़्यादा नहीं, बट हाँ काम वाइज काफ़ी चीज़ें बदली हैं और अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छे रोल्स ऑफर हो रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स प्रोफेशनली बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, बट हाँ मतलब पर्सनल लेवल पे बहुत चेंज नहीं हुआ है। आई एम वैसे ही, मतलब सेम जैसे मैं था, जहाँ मैं रहता हूँ, जैसे मैं खाता था वैसे ही सब वही। और अब फैमिली पूछती है? हाँ मतलब फैमिली तो कि डिले क्यों हो रहा है हाँ, बट उनको भी मेरा तरीका भी समझ में आ गया है कि हाँ ये इसी तरीके से काम करता है, ये बहुत चूज़ी है या बहुत जो इसको बहुत अच्छा लगता है वही ये करने जाता है। तो वो उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है, तो वो लोग ने भी थोड़ी फ्रीडम दी हुई है कि तू अपना करता रहे। बट हाँ कभी कभी आ जाता है कि कब आएगा, वो कब आएगा, ये कब आ रहा है। तो उसमें फिर मैं इरिटेट भी हो जाता हूँ कि अरे यार अभी आएगा, जब आएगा मुझे ही नहीं पता कब आएगा कुछ और बात कर लो। तो वैसा होता है। तो पंचायत के बारे में बात करते हैं। अभी कहा था कि मेरा जजमेंट शायद रॉन्ग भी हो सकता है। हाँ। तो फर्स्ट थॉट में पंचायत के बारे में क्या सोचा था? कि हिट है, कंफ्यूजन? पंचायत के बारे में आई थिंक जो पिक्चर्स की बात करूँगा तो बस वो मेरे लिए इतनी खुशी दे रहा था कि हम लोग फाइनली लॉन्ग फॉर्मेट वाली चीज़ें कर रहे हैं बहुत अग्रेसिवली। तो पिक्चर्स के साथ साथ वो फीलिंग थी जो मैं बहुत टाइम से इन लोगों को पुश कर रहा था कि नहीं लॉन्ग फॉर्मेट करना है, बड़ी स्टोरीज बोलनी है। तो वो एक खुशी थी। बट उसकी स्टोरी जब आप सुनते हो, नरेट करते हो, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी स्टोरी लगी मुझे सुनने में कि यार ये कैसा कॉन्टेंट। तो मेरे लिए बहुत फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी भी था, बहुत कंटेम्प्रेरी भी था। मतलब उस टाइम के हिसाब से स्टार्टअप का वर्ल्ड था, उस हिसाब की चीज़ें थी जो मुझे थोड़ी सी कम समझ में आ रही थी। बट जब पंचायत में सुनता हूँ तो वो ऐसा था कि हाँ ये मैं करने आया हूँ। ये वैसी स्टोरी है जो करनी चाहिए और जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी हुई कहानी है। तो वो वाली फीलिंग थी कि ये बहुत बिल्कुल भी ये थॉट नहीं था कि ये थॉट था कि इसको देखेगा कौन यार। ये थॉट था कि ये बहुत ही सही सी चीज़ है, बट कौन देखेगा यार, मतलब कौन इसकी ऑडियंस होगा। गाँव का एक शो, इतना स्लो बर्नर, ठीक है, और ड्राई कॉमेडी, ये कौन देखेगा। तो ये मेरे डाउट्स थे पंचायत को लेके। जैसे कोटा फैक्ट्री को लेके था कि एक ग्रुप तो देखेगा कि जो पढ़ने वाला, जो कोटा में पढ़ने बच्चे जाते हैं, एटलीस्ट वो एक बड़ा अमाउंट है, अगर वही देख ले तो एक इनफ अमाउंट ऑफ नंबर्स मिल जाएंगे शो को। तो उसका इतना स्ट्रेस नहीं था। वो भी एक फ्रेश स्टोरी थी, अच्छी स्टोरी थी, बट उसका यह था कि ऑडियंस है इसकी, देख लेगी। पंचायत वॉज वेरी न्यू, लाइक कि उस टाइम पे जिस तरह के शोज़, जो भी कल्चर भी चल रहा था, वो काफ़ी थ्रिलर शोज़ और मतलब काफ़ी हार्श एंड रॉ किस्म के शोज़ थे जो फास्ट पेस थे। हाँ, क्राइम थ्रिलर्स चल रहे थे। तो उससे एकदम ही हटके था। तो वो उल्टा ये थॉट था कि इसको देखेगा कौन, बट ये था कि ये अच्छी स्टोरी है। और शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसे था? शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था जो स्क्रिप्ट पढ़ के तुम्हें सुनने में मिलता है। जिस तरह का उसका म्यूज़िक है पंचायत का, इतना अच्छा सुरीला सा एक म्यूज़िक आता है, ठीक है, और शूटिंग का एक्सपीरियंस एकदम अलग है।
क्या ठीक है, एक्सपीरियंस था? क्योंकि हम लोग वहाँ पे मई जून में और अप्रैल में शूट कर रहे होते हैं मोस्टली, पता नहीं कैसे उसी मौसम में जाके अटकते हैं, और वहाँ पे उस टाइम पे 45 से 47 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होता है, ठीक है। और पहले सीजन में हम 45-47 डिग्री में ठंड शूट कर रहे थे, क्योंकि हमको 26 जनवरी दिखानी थी जिसमें सब लोग शॉल में हैं, स्वेटर में। एंड सीजन 1 थोड़ा सा गर्मी में शूट हुआ, तो एसी वेसी नहीं थे सेट्स में उतने सारे, तो वो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। और हम लोग को पता है कि हाँ, मतलब गांव में शूट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ की तीनों चारों चीज़ें बहुत एक्सट्रीम होती हैं। अगर ठंड पड़ेगी तो बहुत ठंड पड़ेगी, बारिश होगी तो इतने ज़्यादा, अगर नाइट शूट है तो इतने ज़्यादा मच्छर होंगे वहाँ पे कि तुम नहीं कर सकते हो शूट। इतने ज़्यादा मच्छर होंगे थ्रू आउट इन द फ्रेम, और तो उससे बचने के लिए फिर कुछ दवाइयाँ डालो, और फिर वो उसकी स्मेल तो एंड गर्मियों की तो बात ही अलग है। देन यू आर शूटिंग ठंड तुम शूट कर रहे हो स्वेटर पहन के, तो वो बहुत ही आई थिंक सबके लिए, मतलब पूरे क्रू के लिए, क्योंकि सब किसी को भी, मतलब मुंबई से पूरा क्रू जाता है वहाँ पे, 150 लोग जाके बस जाते हैं उस गांव में, और अलग एक शहर जाके बस जाता है। तो बट धीरे धीरे आदत हो गई आई थिंक, सबको पता चल गया कि हाँ कैसे रहना है, और कौन कब यहाँ पे इरिटेट होने वाला है, कौन किस चीज़ से, तो उस चीज़ की आदत पड़ी, बट टाइम लगा। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट शूट, बट हाँ आई थिंक कुछ फन बनाने के लिए कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी तो तुम्हें इतना इजीली तो कहीं कुछ मिल नहीं जाता। तो वो फन शूट करने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सहन करनी पड़ी। कौन सा एक दिन पर्टिकुलरली याद है कि ये तो एक मेमोरी है सीजन 1 से? सीजन वन का आई थिंक डे 1 बहुत ही रोलर कोस्टर था, ठीक है। आई थिंक एकदम, और वो लंबा शूट था, लाइक सुबह 9 to 9 की शिफ्ट थी, तो नाइट का भी एक चंक शूट कर रहे थे, एक सीन शूट कर रहे थे। और मैं पहली बार मिल रहा था, मतलब सारे सीनियर एक्टर्स को, रघु सर, नीना मैम, सबको, तो उनका भी मैं फ़ैन रहा हूँ, तो एक थोड़ा सा एक उनके सामने परफॉर्म करने की भी नर्वसनेस, प्लस सुबह 7 बजे से 8 बजे से इतनी तेज़ गर्मी, तो और पहले दिन ही ठंड शूट कर रहे हैं, पहले दिन ही स्वेटर में चल रहा है कुछ शूट, तो वो पूरा रियलिटी था कि भाई ऐसे चलने वाला है अभी 1-1.5 महीना। और फिर रात को एकदम ठंडा हो गया मौसम, एंड मूड भी अच्छा हो गया, क्योंकि ठंड हुई तो मूड अच्छा हो गया। तो एक कुछ तो हम सीन कर रहे थे जिसमें नीना मैम का जो कैरेक्टर है वो पूरियाँ तल रहा होता है, हम लोग खाना खा रहे होते हैं। तो रघु सर की एक बहुत आदत है, अगर उनको एक बार हंसी आ जाए तो वो रुकती नहीं है, फिर वो ट्रिप पे जाते हैं। फिर वो नहीं रुकती है, फिर वो शॉट मिलेगा ही नहीं, फिर उसको लगेगा टाइम, 1-1.5 घंटा लगेगा। अगर रघु सर हंस दिए सेट पे तो उनकी हंसी रोकना बहुत मुश्किल है। तो उस दिन उनको किसी बात पे हंसी आई और वो चलती रही, वो हंसी, वो कुछ हंसते रहे आधे घंटे। वो जैसे ही वो डायलॉग आता तो उनको अपने आप हंसी आ जाती बहुत क्यूटली, और सब लोग फिर हंस पड़ते हैं। देन नीना मैम ने उनको डांटा कि अरे यार कर लो यार, घर जाना है। तब वो हाँ करता हूँ। तो उस तरह से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था कि सबको जान भी लिया, और सारा मौसम का सारा ज्ञान हो गया कि हाँ भाई ये डिफिकल्ट होने वाला है, टफ होने वाला है शूट। जब रिलीज डेट आया, आई थिंक शॉर्टली आफ्टर लॉकडाउन था 2020 में, वो जो रिएक्शन मिला पंचायत द शो, एक्सपेक्टेड था कि ये तो फुल्ली आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि कौन देखेगा, क्वेश्चंस अब आंसर मिल रहा है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आई थिंक बिल्कुल, आई थिंक कोविड जस्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ बड़ा वाला, जो अनप्रिडिक्टेबल लॉकडाउन था कि ये पता नहीं कब खुलेगा, वो वाला जब स्टार्ट हुआ उसके 2 दिन बाद ही पंचायत रिलीज़ हुआ था। और पंचायत रिलीज़ हुआ और मैंने पहला एपिसोड देखा, और उधर से नीना मैम का टेक्स्ट आया कि ये तो बहुत स्लो है, ये तो कौन देखेगा, ये तो बहुत स्लो है, ये तो क्या बना दिया यार। और मेरा भी उन्होंने आपको टेक्स्ट किया? हाँ, मुझे भी लगा कि हाँ मैम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने जस्ट फिनिश किया पहला एपिसोड, काफ़ी स्लो है, पता नहीं कौन इसको देखने वाला है। बट लाइक मतलब मैंने रात भर पूरा बिंज किया, तो आई थिंक 2-2.5 घंटे बाद गजराज जी का एक मैसेज आया कि बहुत ही अच्छा शो है, मैंने जस्ट पूरा देखा, मैं पूरे टाइम हुक्ड था और बहुत मज़ा आया शो को। फिर उसके तुरंत बाद क्योंकि हम लोग साथ में कनेक्टेड है, तो मैंने गजराज जी का मैसेज नीना जी को भेजा कि गजराज जी को बहुत अच्छा लगा। तो नीना मैम कहा है कि मेरे कुछ दोस्तों ने यूएस में देखा है, 7-8 दोस्तों का मैसेज आया है, क्योंकि वहाँ पे शायद दिन हो रहा था उस टाइम पे और वहाँ पे रिलीज़ हुआ था, तो वहाँ उनका मैसेज आया कि उनको बहुत अच्छा लगा। तो नीना मैम बोला कि अगर यूएस में लोगों को पसंद आ गया तो आई एम श्योर कि यहाँ पे भी लोगों को पसंद आया, क्योंकि यूएस के लोगों को तो बहुत ही अलग शोज़ देखने की आदत है।
तो फिर सुबह तक काफ़ी अच्छी वाइब हो गई थी। आई थिंक सुबह सुबह ही काफ़ी सारे मैसेजेस आना चालू हो गए थे और वो शो पकड़ लिया था लोगों ने, वो हिट हो गया था। और फिर जैसे लॉकडाउन लिफ्ट हुए, लाइफ रिटर्न टू नॉर्मल, काम उसी हिसाब से चल रहा था, बढ़ गया, या यू वर सेइंग नो एक्टिवली कि मुझे ये नहीं करना? हाँ, मतलब जो चीज़ें अगेन मतलब बहुत अच्छी नहीं लग रही थी मुझे इंस्टिंक्टिवली, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि हाँ पता नहीं कैसे एग्जीक्यूट होगा, मैं कैसे करूँगा, या मुझे कुछ तो मैं बहुत सजेशंस नहीं देता हूँ कि यार इसमें ऐसा अपन कर सकते हैं क्या या वैसा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो राइटर और डायरेक्टर का बहुत मतलब उनकी कहानी होती है, वो लोग अपने तरीके से कहना चाहते हैं। सो मेरे को सिर्फ ये बताना है कि मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ या नहीं बनना चाहता। मैं ये नहीं बताता हूँ कि इसको ऐसे मोल्ड कर लें या इसको मेरे तरीके से कर लें, वो बताना मेरा काम नहीं है। और वो बहुत गलत मुझे लगता है कि गलत, अच्छा ऑफकोर्स कुछ टाइम पे वो वर्क कर सकता है, बट वो एक गलत तरीका होता है कि जो राइटर कहना चाहता है उसमें तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं, जो डायरेक्टर बताना चाहता है उसमें तुम इंटरेस्टेड हो तो ही आई थिंक कमिट करो, अदरवाइज कमिट करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उससे ही मैंने सीखा है कि फुली कमिट करो वंस यू आर इंटरेस्टेड। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ कर लेंगे, बाद में बात करके कुछ कर लेंगे, बाद में अपन ये सीन में प्रॉब्लम लग रही है, बाद में मैं बात करके सॉल्व कर लूँगा, वो बहुत तुक्का हो जाता है कि वर्क करा तो करा, नहीं तो फिर तुम अटक भी सकते हो। तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही आया कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ही करो। तो जिन चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड नहीं था वो मैं मना कर रहा था, बट हाँ काम काफ़ी बढ़ा उसके बाद। बट लॉकडाउन्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं 2-2.5 साल, कभी हो रहा था फिर तो कभी काम शुरू हो रहा था, तो उस वजह से चीज़ें हुई प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें जैसे जादूगर बीच में रुकी लंबे टाइम तक, 4-5 महीने, मतलब हम लोगों ने 20 दिन शूट किया, फिर 5 महीने रुक गई, फिर हमने 1-1.5 महीना बाद में शूट किया, फिनिश किया शूट, तो पूरा एक बहुत लंबा टाइम लग गया। तो वैसी चीज़ें हुई, बट काम आ रहा था उस टाइम पे, काम भी आ रहा था, बट हो नहीं पा रहा था, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। यू सीन इस इंडस्ट्री का एवोल्यूशन जो OTT है या स्केच यूट्यूब से अभी नाउ ऑन OTT, बिगिनिंग से सबसे पहले कैसे बदला है फॉर्मेट, OTT का फॉर्मेट स्पेशली? हाउ हैज OTT इवॉल्व्ड इन इंडिया? आई थिंक मतलब पर्सनली जो मुझे लगता है कि वो होना ही था। जैसे ही चीज़ें जब चीज़ें नहीं होती हैं तो हम लोग देखते हैं, कुछ भी हम लोग ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी अच्छा मेकर स्टोरी लेके आता है तो हम फुली मेकर के साथ जाते हैं कि हाँ तुम बनाओ, तुम जैसा बनाना चाह रहे हो बनाओ। फिर हमें नंबर्स मिलने लगते हैं, ठीक है, फिर OTT के पास नंबर्स पहुंचते हैं कि कब किसने पॉज की, कब किसने मूवी बंद की, कितने में बंद की, वो ड्रॉप ऑफ वो पूरा डेटा। ऑफकोर्स हम लोग टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में हैं, तो उनके पास एक एक चीज़ का डेटा है कि कितने लोगों ने कब बंद की है, कितने लोगों ने फिनिश किए, कितने लोगों ने दोबारा क्लिक किए, कितने लोगों ने 3 बार क्लिक किए, तो सारा डेटा है। तो उस हिसाब से वो लोग बहुत सारा एक बाइबल तैयार करते हैं तैयार किया हुआ है कि फिल्में किस तरीके से वर्क करती है ऑन OTT। और फिर वो सारे इंस्ट्रक्शन आने लगते हैं मेकर को कि यार इसको ऐसे बनाओ, उसको वैसे बनाओ। बट पिछले 3 साल काफ़ी अच्छा रहा है। हर तरह का कंटेंट आया है और एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी आई हैं, मतलब कमर्शियल चीज़ें भी आई हैं, बड़े सुपरस्टार्स ने भी काम किया है, ठीक है, और मतलब नए लोगों को भी काम मिला है, नए लोग भी सुपरस्टार्स बने हैं, तो हर तरह की चीज़ें हुई हैं OTT के थ्रू। और अगर लार्जर इंडस्ट्री का सवाल हो तो बैरियर टू जैसे एंट्री करनी हो, ऑफ कोर्स OTT एक लेवलर के हिसाब से बहुत सारा टैलेंट आ गया है, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में क्या ओपिनियन है कि अभी तक रिजिड है या कि सिलेक्ट फ्यू ही उस लीग में या एक पर्टिकुलर जॉनर या एक पर्टिकुलर डायरेक्टर के साथ काम कर सकते हैं, या इज इट ओपन? इट्स मतलब हम जब से आए तो काफ़ी चेंज हुई है। मतलब मैं 2012 में मुंबई आया था, उसके बाद से 2018 तक काफ़ी सारे अच्छे चेंज हुए हैं, जो भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई और बिल्कुल भी रिजिड नहीं लगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे सुपरस्टार्स की फिल्म्स थिएटर्स में चल रही थी, साथ में जो नए लोग थे, इफ यू टॉक अबाउट आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, वो लोग बिल्कुल नए लोग थे और कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ कंटेंट बेस्ड कि उनका कंटेंट अच्छा है, वो फिल्में 100 करोड़ कमा रही थी प्री कोविड के बाद। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि थिएटर्स का ही सीन अजीब है, मतलब लोग जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब नहीं जा रहे हैं, तो वो कंफ्यूजिंग है। तो यू कांट से कि इसमें इंडस्ट्री का कोई रोल है,
इंडस्ट्री वॉज फ्लेक्सिबल, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, वो चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है और थिएटर में पैसे कमा रही है तो क्यों नहीं। तो वो चीज़ें बिल्कुल ही ओपन लग रही थी इंडस्ट्री, आज से 4 साल पहले की बात करें। और जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो काफ़ी सारे लोग बड़े स्टार्स बने हैं और उन पे बड़े कमर्शियल्स वाले प्रोजेक्ट्स उन पे रिलाई किए हैं और उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, रिजल्ट्स भी दिए हैं। उन्होंने उतने रिजल्ट्स भी दिए हैं थिएटर में, उतना पैसा कमाया है उनकी फिल्मों ने। तो मुझे नहीं लगता कि उतना रिजिड रहा है लास्ट 5-6 साल। बट अभी तो कंफ्यूज स्टेट इतना है कि यार किस मतलब कौन सी फिल्म चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। तो थिएटर में तो अलग ही चल रहा है, प्लस सब मिक्स भी हुआ है। OTT तुम्हें पता ही नहीं चलता कि ये OTT की जा रही है या ये थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म। तो ट्रेलर देख के तुम बता ही नहीं सकते कि ये OTT फिल्म है या थिएटर में जा रही है। तुम्हें देखना पड़ता है कि अच्छा इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तुम्हें 2 बार ट्रेलर देखना पड़ता है टू नो कि ये कहाँ देखनी है। इतना मिक्सअप है तो तुम कह ही नहीं सकते कि इंडस्ट्री कौन सी है, इंडस्ट्री OTT है या इंडस्ट्री थिएटर है। अभी तुम पता नहीं, मीडियम के से डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री कहाँ है। इंडस्ट्री अभी सब कुछ कर रही है, ठीक है। बड़े बड़े जितने भी सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सब OTT पे भी हैं, वो सब थिएटर में भी हैं। जो छोटे हैं वो भी OTT पे तो हैं ही, वो भी थिएटर जाना चाह रहे हैं। तो इट्स वेरी मतलब अभी सब इतना मिक्स है। हाँ, कोई लाइन नहीं बनी हुई कि ये OTT है ये थिएटर है, ताकि हम बता पाएंगे अच्छा थिएटर वाले लोग ऐसा, थिएटर के रिलीज वाले लोग इस तरह से सोचते हैं या वो इस तरह के लोगों को काम देते हैं। अभी अपन वो नहीं बोल सकते क्योंकि जब इस कोविड से पहले की बात करें तो काफ़ी चेंज था। हमने देखा है कि कंटेंट ड्रिवन चीज़ों ने 100 करोड़ कमाए हैं। हमने देखा है मतलब बहुत सारे एक्टर्स के साथ, मतलब इट डिडंट मैटर कि कौन उसमें सुपरस्टार है फिल्म में या नहीं, कंटेंट है तो फिल्में चली भी हैं। तो वो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि फ्लेक्सिबल है, ऐसा रिजिड नहीं है। ओके, को स्टार मेमोरीज सबसे फेवरेट को स्टार मेमोरीज क्या रहे हैं, किसके साथ क्या मेमोरीज? हाँ, ये डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि मतलब मुझे तो सबके साथ ही मज़ा आता है, मैं सबके साथ ही एक 1-2 मेमोरीज होते हैं कि यार ये बहुत फनी था या ये बहुत स्ट्रेसफुल था। आई थिंक शुभमंगल ज़्यादा सावधान का जो पूरा एक्सपीरियंस था, सारे को स्टार्स जो भी थे उसमें, आई थिंक बहुत ही कमाल के एक्टर्स थे उस पूरी फिल्म में। और हम मतलब 7-8 लोग का अच्छा ensemble कास्ट था उसमें और बहुत ही मज़े किए हम लोगों ने। मतलब इतना ज़्यादा फ़न किया, इतनी ज़्यादा हरकतें की हमने उस सेट पे ठीक है, हर रोज़ कि मैं मतलब याद भी नहीं है, इतनी सारी चीज़ें होती थी उस सेट पे। बहुत मज़े किए हम लोगों ने। वो पूरा एक मतलब Day 1 to Day 60 60 दिन वो शूट चला है और बहुत ज़्यादा मज़े किए हम 7-8 लोगों ने। तो आई थिंक वो मेमोरीज बड़ी अच्छी हैं। ओके, और उसके बाद मतलब डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा। आई थिंक चीज़ें बदल गई हैं, मतलब लोग बिकॉज कोविड भी था तो सब लोग डिस्टेंस पे भी रहते थे। ऐसा नहीं कि उससे पहले जैसे क्या होता था कि सेट पे हैं तो सब लोग सेट पे हैं, ठीक है, साथ में बैठ के चिल कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब साथ में खाना खा रहे हैं। अभी पोस्ट कोविड तो तुम अपना ध्यान रखने के लिए तुम भी अलग रहना चाहोगे, ठीक है, साथ में खाना शेयर नहीं करोगे। तो जब ये शेयरिंग्स ख़त्म हो गई तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शेयर अ बॉन्ड ऑन सेट्स। तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। बट अगेन लाइक मतलब जब भी लाइक गैदरिंग्स होती हैं तो इट वाज ऑलवेज फन विद को एक्टर्स। सो ऐसा नहीं है कि एंड समहाउ मतलब दोस्ती हो ही जाती है। तो 29-40 दिन हम लोग सब साथ में रहते हैं तो सबको अपना एक बेस्ट फ्रेंड पकड़ लेता है सेट पे और उसके साथ चिल करता है। तो इट्स लाइक दैट। ओके, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है व्हाट वुड सचिव जी डू। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है, मतलब एक सिनारियो है और आपको बताना है कि आपका कैरेक्टर क्या करेगा। अच्छा, ओके, आपको एक वीडियो कॉल सेटअप करना है फॉर मजनू देवी, ब्रिजभूषण दुबे एंड प्रहलाद पांडे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ एक ज़रूरी मीटिंग के लिए। व्हाट सिनारियो वुड एंस्यू, मतलब क्या होगा? अच्छा, ये तो मतलब पंचायत के राइटर जवाब दे पाएगा। उसके लिए तो काफ़ी बढ़िया सीन का आइडिया है कि क्या। बट किसके साथ डालना है सीन? मंजू देवी, ब्रिजभूषण दुबे एंड प्रहलाद पांडे। इनको किसके साथ कनेक्ट करना है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। आई थिंक काफ़ी क्योस होने वाला है क्योंकि जो भूषण है, अच्छा ब्रिजभूषण है, भूषण है
ब्रिजभूषण, अच्छा ब्रिजभूषण तो फिर तो आई थिंक काफ़ी मियाँ बीवी वाली हरकतें ज़्यादा होंगी, क्योंकि बाकी सब लोग चुप रहते हैं। जो अपने रघु सर का जो कैरेक्टर है ब्रिजभूषण एंड मंजू देवी जो है मीना जी का कैरेक्टर, तो आई थिंक उनकी नोक झोंक पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि बाकी सब लोग उनके सामने चुप रहते हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी डांट सकते हैं किसी को। बाकी जो सचिव जी हैं या रिंकी है उनको डांटा जा सकता है। तो आई थिंक मंजू देवी को कुछ किसी बात पे गुस्सा आ सकता है और फिर फाइनली ब्रिजभूषण को बात माननी पड़ेगी जो मंजू देवी मानती है, और वो सही सॉल्यूशन के साथ भी आती है। वो अग्रेसिव है बट सही सॉल्यूशन के साथ आती है। तो आई थिंक इन दोनों की नोक झोंक देखने को मिलेगी, हस्बैंड वाइफ। ओके, आपके ऑफिस के बाहर वाला हैंडपम्प टूट चुका है और पानी बहुत सारा वेस्ट हो रहा है। अरे बाप रे। और अभी आपका जो राइवल है आ रहा है टू सी दिस फुल सिचुएशन, फिर व्हाट वुड यू डू? आई थिंक टेक्निकली अगर हैंडपम्प खराब हो जाए तो पानी उससे निकलेगा नहीं। लेकिन पानी निकल रहा है, लेट्स अज्यूम। होपफुली इतना पानी होगी, पानी बाहर आ रहा है। तो उस सिचुएशन में आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो सचिव को ही होगी, क्योंकि उसका एकमात्र पानी का सोर्स है वो हैंडपम्प, और वो ही नहीं है तो फिर वो आई थिंक कुछ टाइम बाद वो पानी ख़त्म हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है उसके लिए। बाकी हाँ, आई थिंक वो ट्राई करेगा ब्रिजभूषण जी जो हैं अपने, उनको बोलेगा कि हाँ जल्दी से हैंडपम्प लगाओ, और वो कुछ अपना अतरंगी बोलेंगे कि अभी ठीक है निकलने दो, पानी निकलना है, वहाँ तालाब है, तालाब से पानी भर लो उसकी क्या ज़रूरत है। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एक अतरंगी आइडिया के साथ आएंगे। हाँ। तो वो पॉसिबिलिटी है। ओके, आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, वेरी फनी वीडियो। हाउ वुड यू हैंडल द रिएक्शन फ्रॉम द विलेजर्स? मुझे लगता है कि विलेजर्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता। It's fine. इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन है। उनको आई थिंक हम बहुत ही अच्छा गांव है जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा सा गांव है, और समहाउ बहुत कम लोग हैं वहाँ पे। कितने लोग हैं? आई थिंक सिर्फ एक तो वहाँ पे कोई भी लाइक यूथ या बच्चा दिखता ही नहीं है। सिर्फ लाइक ओल्ड एज वाले लोग दिखते हैं, क्योंकि सब लोग शहर भाग गए, सब लोग शहर में जाके जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वैसा सीन है। तो बहुत ही साफ सुथरा सा गांव है, और आई डोंट थिंक कि वहाँ पे उन लोगों को फ़र्क कुछ पड़ने वाला है। तो वो सिर्फ इसी बात पे फोकस करते हैं, ये अच्छा कुछ वायरल हुआ है तो कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? उनको कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो या ओके, लास्ट क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे यूथ है जो कंफ्यूज्ड सिचुएशन में है, शायद कोई इंजीनियर भी होगा कि लाइफ में करना क्या है, पर्पस क्या है। और जैसे आप कह रहे थे पहले कि टाइमलाइन बहुत ही एक प्रेशर होता है, जैसे फैमिली से आती है, सोसाइटी से आती है कि कब होगा, क्या कर रहे हो, और उसमें पैशन कहीं घूम जाता है। सो जो इस फेज से गुजर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे? आई थिंक हाँ, ये फेज़ वैसा होता है कि बेसिकली यूथ जो एज होती है ना, तो वो एक बहुत ज़िद्दी एज होती है। चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। जो उनको करना है वो करना चाहते हैं, बट समहाउ कोई अगर बड़ा या कोई एक्सपीरियंस आदमी उनको समझाने की कोशिश कर रहा है तो वो उस चीज़ को समझ पाएंगे ही नहीं। तो वो बात यूथ को समझनी चाहिए कि चाहे ये कुछ भी बोले हमें, हम समझने तो है नहीं। तो ये टाइम वेस्ट करने की बजाय इतने तो वो काम हम करके देख सकते हैं। और आजकल मुझे लगता है कि काफ़ी डेवलपिंग स्टेट में है कंट्री और प्लैनेट, कि हम लोग हर दिन नया कुछ कर रहे हैं और हर दिन अपना पैशन या अपनी चीज़ दिखा सकते हैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से। बहुत अलग अलग मीडियम्स हमारे पास आ गए हैं। तो जब तक वो डिस्कशन हो कि यार ये सही रहेगा हमारे करियर के लिए, लॉन्ग टर्म सही रहेगा या शॉर्ट टर्म सही रहेगा, तब तक तो हम वो करके, वो एक्सपीरियंस करके कि ये सही रहेगा नहीं करेगा पता चल जाएगा हमें। मतलब लिटरली गिव, वो जो 1 साल है 9 महीने, वो 2 तुरंत उस चीज़ में तुम्हें 9-10 महीने में पता चल जाएगा कि वो तुम्हें इस चीज़ को कैसे लेके जाना है आगे। ठीक है, तुम्हें पार्ट टाइम कुछ और करना चाहिए, इसको एज हॉबी रखना चाहिए, या फिर तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ इसमें फुल टाइम तुम घुस सकते हो, इस चीज़ों का रिस्पॉन्स अच्छा है। मतलब इस रिस्पॉन्स मीन्स लाइक यू आर अर्निंग वेल, तुम्हें अच्छा पैसा मिल रहा है उससे, और वो चीज़ों से कुछ फ़ायदा हो रहा है तुमको या जिनके लिए तुम काम कर रहे हो उनको। तो वो चीज़ें तुम्हें पता चल जाएगा 8-10 महीने में। अभी उतना स्लो नहीं है प्रोसेस। ठीक है, आजकल कोई किसी भी बिजनेस में तुम घुसते हो या किसी भी काम में तुम घुसते हो तो थोड़ी सी चीज़ें फास्टर हैं, तुम्हें जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है।
तो वो सारी चीज़ें डिस्कस हों घर में बैठ के किसी एक्सपीरियंस आदमी के साथ, वो तुमको बोले कि यार इसको इस तरीके से करो या मत करो, रादर कि करके ख़त्म करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो वो मैं बोलना चाहूँगा, बट बहुत डिफ़िकल्ट है यूथ को समझाना। तो उसमें मैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ मतलब एक लिमिट तक ही पुश करें उनको, एंड लेट देम डू जो भी वो करना चाह रहे हैं। उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा सोसाइटी को, क्योंकि वो अगर हम किसी को रोक देते हैं तो वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा पाते। तो लेट देम गो आउट ऑफ द बॉक्स, जो भी वो सोच रहे हैं एक बार करके देखने दो, एंड बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। जिस तरह से फास्ट लाइफ और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं आसपास, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं अगर वो 10 महीने या 12 महीने कोई एक चीज़ ट्राई करके देख ले करियर वाइज, या अपनी पैशन वाली चीज़ ट्राई करके देख ले, तो उसको खुद को पता चल जाएगा कि क्या सीन है। उस पर फिर तुम कॉल ले सकते हो, रादर वेस्टिंग टाइम। Good analogy. Thank you so much. It's been lovely. Thank you. And excited for जो भी यूथ ज़्यादातर देखेंगे इस पर्सपेक्टिव पे क्या सोचते हैं। हमें इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा यूट्यूब पे, लिंक भेज देंगे हम। हाँ, we'll see कि क्या है। बहुत दिनों बाद कोई रिस्पॉन्स देखूंगा। Thank you so much. Thank you, Krishna. Thank you. Thank you for being the best community, and we'll see you in the next one.